मेरे अजीज हमवतनों, नमस्कार। मन की बात के 110वें एपिसोड में आपका खैर मकदम है। हमेशा की तरह इस बार भी हमें आपकी बहुत सी तजवीज़ें, इनपुट्स और कमेंट्स मौसूल हुए हैं। और हमेशा की तरह इस बार भी ये चैलेंज है कि एपिसोड में किन किन मौज़ूआत को शामिल किया जाए। मुझे पॉजिटिविटी से लबरेज एक से बढ़कर एक इनपुट्स मिले हैं। इनमें बहुत सारे ऐसे हमवतनों का जिक्र है जो दूसरों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उनकी जिंदगी में बेहतरी लाने में मसरूफ हैं। साथियों, कुछ ही दिन बाद 8 मार्च को हम यौम ख़वातीन मनाएंगे। ये खास दिन मुल्क के तरक्की के सफ़र में ख़वातीन की क़ुव्वत के रोल को सलाम पेश करने का मौका होता है। महाकवि भारतीयार जी ने कहा है कि दुनिया तभी खुशहाल होगी जब ख़वातीन को बराबर के मौके मिलेंगे। आज भारत की नारी शक्ति हर शोबे में तरक्की की नई बुलंदियों पर पहुंच रही है। कुछ साल पहले तक किसने सोचा था कि हमारे मुल्क में गांव में रहने वाली ख़वातीन भी ड्रोन उड़ाएंगी, लेकिन आज ये मुमकिन हो रहा है। आज तो गांव गांव में ड्रोन दीदी का इतना चर्चा हो रहा है, हर किसी की ज़बान पर नमो ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी ये चल पड़ा है। हर कोई इनके बारे में बात कर रहा है। एक बहुत बड़ा तजस्सुस पैदा हुआ है और इसीलिए मैंने भी सोचा कि क्यों न इस बार मन की बात में एक नमो ड्रोन दीदी से बात की जाए। हमारे साथ इस वक्त नमो ड्रोन दीदी सुनीता जी राब्ते में हैं, जो उत्तर प्रदेश के सीतापुर की रहने वाली है। आइए उनसे बात करते हैं। सुनीता देवी जी, आपको नमस्कार। नमस्ते सर। अच्छा सुनीता जी, पहले मैं आपके विषय में जानना चाहता हूँ, आपके परिवार के विषय में जानना चाहता हूँ। थोड़ा कुछ बता दीजिए। सर, हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं, हमें हस्बैंड हैं, माता जी हैं मेरी। आपकी पढ़ाई क्या हुई सुनीता जी? सर, बीए फाइनल है। और वैसे घर में कारोबार वगैरह क्या है? कारोबार वगैरह खेती-बाड़ी संबंधित करते हैं, खेती वगैरह। अच्छा सुनीता जी, ये ड्रोन दीदी बनने का आपका सफर कैसे शुरू हुआ? आपको ट्रेनिंग कहाँ मिली? कैसे कैसे बदलाव क्या आया, मुझे पहले से जानना है। जी सर, ट्रेनिंग हमारी फूलपुर एफको में हुआ था, इलाहाबाद में, और वहीं से हमको ट्रेनिंग मिली है। तो तब तक आपने ड्रोन के विषय में सुना था कभी? सर, सुना नहीं था। एक बार ऐसे देखे थे, कृषि विज्ञान केंद्र जो सीतापुर का है, वहाँ पे हमने देखा था, पहली बार वहाँ देखा था हमने ड्रोन। सुनीता जी, मुझे ये समझना है कि मानो आप पहले दिन गए, जी पहले दिन आपका ड्रोन दिखाया होगा, फिर कुछ बोर्ड पे पढ़ाया गया होगा, कागज पे पढ़ाया गया होगा, फिर मैदान में ले जाके प्रैक्टिस, क्या क्या हुआ होगा? आप मुझे बस समझा सकती हैं पूरा वर्णन? जी जी सर, पहले दिन सर हम लोग जब गए हैं तो उसके दूसरे दिन से हम लोगों की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। पहले तो थ्योरी पढ़ाई गई थी, सब क्लास चले थे 2 दिन। क्लास में ड्रोन में क्या क्या पार्ट हैं, कैसे कैसे आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें थ्योरी में पढ़ाई गई थी। तीसरे दिन सर हम लोगों का पेपर हुआ था। उसके बाद में फिर सर एक कंप्यूटर पे भी पेपर हुआ था। मतलब पहले क्लास चला, उसके बाद में टेस्ट लिया गया, फिर प्रैक्टिकल करवाया गया था हम लोगों का। मतलब ड्रोन कैसे उड़ाना है, कैसे कैसे मतलब आपको कंट्रोल कैसे संभालना है, हर चीज सिखाई गई थी प्रैक्टिकल के तौर में। फिर ड्रोन काम क्या करेगा वो कैसे सिखाया? सर, ड्रोन काम करेगा कि जैसे अभी फसल बड़ी हो रही, बरसात का मौसम या कुछ भी, ऐसे बरसात में दिक्कत होती, खेत में फसल में हम लोग घुस नहीं पा रहे हैं, तो कैसे मजदूर अंदर जाएगा। तो इसके माध्यम से हम बहुत फायदा किसानों को होगा और वहाँ खेत में घुसना भी नहीं पड़ेगा। हमारा ड्रोन जो हम मजदूर लगा के अपना काम करते हैं, वो हमारा ड्रोन से मेड़ पे खड़े होके हम अपना वो कर सकते हैं। कोई कीड़ा मकोड़ा अगर खेत के अंदर है, उससे हमें सावधानी भी बरतनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। और किसानों को भी बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमने 35 एकड़ स्प्रे कर चुके हैं अभी तक। तो किसानों को भी समझ है कि इसका फायदा है? जी सर, किसानों को बहुत संतुष्ट होते हैं, कह रहे बहुत अच्छा लग रहा है। समय का भी बचत होता है, सारी सुविधा आप खुद देती हैं, पानी दवा सब कुछ आप साथ में रखती हैं, और हम लोगों को सिर्फ आके खेत बताना पड़ता है कि कहाँ से कहाँ तक मेरा खेत है, और सारा काम आधा घंटे में ही निपटा देती। तो ये ड्रोन देखने के लिए और लोग भी आते होंगे फिर तो? सर, बहुत भीड़ लग जाती है ड्रोन देखने के लिए, बहुत सारे लोग आ जाते हैं। जो बड़े बड़े फार्मर्स लोग हैं, वो लोग नंबर भी ले जाते हैं कि हम भी आपको बुलाएंगे स्प्रे के लिए। अच्छा, क्योंकि मेरा एक मिशन है लखपति दीदी बनाने का। अगर आज देश भर की बहनें सुन रही हैं, तो एक ड्रोन दीदी आज पहली बार मेरे साथ बात कर रही है, तो क्या कहना चाहेगी आप?
जैसे आज मैं अकेले ड्रोन दीदी हूँ, तो ऐसी हजारों बहनें आगे आए कि मेरे जैसे ड्रोन दीदी वो भी बने। अब मुझे बहुत खुशी होगी कि जब मैं अकेली हूँ, मेरे साथ में और हजारों लोग खड़े होंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम अकेले नहीं, बहुत सारे लोग हमारे साथ में ड्रोन दीदी के नाम से पहचानी जाती हैं। चलिए सुनीता जी, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। ये नमो ड्रोन दीदी, ये देश में कृषि को आधुनिक बनाने का एक बहुत बड़ा माध्यम बन रही है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। थैंक यू। साथियों, आज मुल्क में कोई भी शोबा ऐसा नहीं है जिसमें मुल्क की नारी शक्ति पीछे रह गई हो। एक और शोबा जहां खवातीन ने अपनी क़यादत की सलाहियत का बेहतरीन मुजाहिरा किया है, वो है कुदरती खेती। पानी को महफूज रखना और सफाई सुथराई। केमिकल से हमारी धरती माँ को जो तकलीफ हो रही है, जो परेशानी हो रही है, जो दर्द हो रहा है, हमारी धरती माँ को बचाने में मुल्क की मैत्री शक्ति बड़ा रोल अदा कर रही है। मुल्क के गोशे गोशे में खवातीन अब कुदरती खेती को वुसअत दे रही हैं। आज अगर मुल्क में जल जीवन मिशन के तहत इतना काम हो रहा है तो उसके पीछे आबी कमेटियों का बहुत बड़ा रोल है। इन आबी कमेटियों की क़यादत खवातीन की ही पास है। इसके अलावा भी बहनें, बेटियां पानी को महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर ऐसी ही खातून हैं कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल जी। ये महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। आइए कल्याणी प्रफुल्ल पाटिल जी से बात करके उनके तजर्बे के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। कल्याणी जी नमस्ते। नमस्ते सर जी, नमस्ते। कल्याणी जी, पहले तो आप अपने विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने कामकाज विषय में जरा बताइए। सर मैं एमएससी माइक्रोबायोलॉजी हूँ और मेरे घर में मेरे पतिदेव, मेरी सास है और मेरे 2 बच्चे और 3 साल से मैं अपने ग्राम पंचायत में कार्यरत हूँ। और फिर गांव में खेती के काम में लग गई, क्योंकि आपके पास बेसिक नॉलेज भी है, आपकी पढ़ाई भी क्षेत्र में हुई है और अब आप खेती में जुड़ गई हैं। तो क्या क्या नए प्रयोग किए हैं आपने? सर हमने जो 10 प्रकार के हमारी वनस्पति है उसको एकत्रित करके उससे हमने ऑर्गेनिक फवारनी बनाया। जैसे कि जो हम पेस्टिसाइड वगैरह स्प्रे करते तो उससे पेस्ट वगैरह जो हमारी मित्र कीट रहती है वो नष्ट हो रहे हैं और हमारी सॉइल का पोल्यूशन होता है। जो सब केमिकल चीजें वो पानी में घुल मिल रही है उसकी वजह से हमारे बॉडी पर भी हानिकारक परिणाम दिख रहे हैं। उस हिसाब से हमने कम से कम पेस्टिसाइड का यूज करके, तो एक प्रकार से आप पूरी तरह प्राकृतिक खेती की तरफ जा रही हैं। हाँ, जो अपनी पारंपरिक खेती है सर वैसे हमने की पिछले साल। क्या अनुभव आया प्राकृतिक खेती में? सर जो हमारी महिला है उनको जो खर्च है वो कम लगा और जो प्रोडक्ट है सर तो वो समाधान था कि हमने विदाउट पेस्ट वो किया है, क्योंकि अब कैंसर के प्रमाण जो बढ़ रहे हैं जैसे शहरी भागों में तो है लेकिन गांव में भी हमारे उसका प्रमाण बढ़ रहा है। तो उस हिसाब से अगर आप अपने आगे के परिवार को अपने सुरक्षित करना है तो ये मार्ग अवलंबना जरूरी है। इस हिसाब से वो महिलाएं भी सक्रिय सहभाग इसके अंदर दिखा रही है। अच्छा कल्याणी जी, आपने कुछ जल संरक्षण में भी काम किया है, उसमें क्या किया है आपने? सर रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमारे शासकीय जितने भी इमारतें जैसे कि प्राथमिक शाला हुई, आंगनवाड़ियाँ हुए, हमारी ग्राम पंचायत की जो बिल्डिंग है वहाँ के जो पानी है बारिश का वो सब इकट्ठा करके हमने एक जगह पे कलेक्ट किया हुआ है। और जो रिचार्ज शाफ्ट है सर कि बारिश का पानी जो गिरता है वो जमीन के अंदर पर्कोलेट होना चाहिए, तो उस हिसाब से हमने 20 रिचार्ज शाफ्ट हमारे गांव के अंदर किए हुए हैं और 50 रिचार्ज शाफ्ट का सैंक्शन हो गया है। अब जल्दी ही उसका भी काम चालू होने वाला है। चलिए कल्याणी जी, आपल्याशी बोलून खूप आनंद झाला। तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा। सर धन्यवाद, सर धन्यवाद। मलाही तुमच्याशी बोलून खूप खूप आनंद झाला। म्हणजे माझ्या आयुष्याचं संपूर्ण सार्थकी लागलं माझं जीवन असं मी समजते। बस सेवा करा। चलिए, आपका नाम ही कल्याणी है तो आपको तो कल्याण करना ही करना है। धन्यवाद जी, नमस्कार। धन्यवाद सर, धन्यवाद। साथियों, ख्वाह सुनीता जी हों या कल्याणी जी, अलग अलग शोबों में खवातीन की कामयाबी बहुत बाइसे तरगीब है। मैं एक बार फिर हमारी नारी शक्ति की इस स्पिरिट की दिल से सताइश करता हूं। मेरे अजीज हमवतनों, आज हम सबकी जिंदगी में
टेक्नोलॉजी की अहमियत बहुत बढ़ गई है। मोबाइल फोन, डिजिटल गैजेट्स हम सब की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन गए हैं। लेकिन क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि डिजिटल गैजेट्स की मदद से अब जंगली जानवरों के साथ तालमेल कायम करने में भी मदद मिल रही है। कुछ दिन बाद 3 मार्च को जंगली जानवरों से मुतालिक आलमी दिन मनाया जाएगा। इस दिन को जंगली जानवरों के तहफ्फुज़ के तईं बेदारी फैलाने के मकसद से मनाया जाता है। इस साल वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की थीम में डिजिटल इनोवेशन को मुकद्दम रखा गया है। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हमारे मुल्क के अलग अलग हिस्सों में जंगली जानवरों के तहफ्फुज़ के लिए टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार की कोशिशों से मुल्क में शेरों की तादाद में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर के टाइगर रिजर्व में शेरों की तादाद 250 से ज्यादा हो गई है। चंद्रपुर जिले में इंसान और शेरों के टकराव को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। यहाँ गांव और जंगल की सरहद पर कैमरे लगाए गए हैं। जब भी कोई शेर गांव के करीब आता है तब एआई की मदद से मकामी लोगों को मोबाइल पर अलर्ट मिल जाता है। आज इस टाइगर रिजर्व के आसपास के 13 गांव में इस बंदोबस्त से लोगों को बहुत बड़ी सहूलत हो गई है और शेरों को भी तहफ्फुज़ मिला है। साथियों, आज युवा एंटरप्रेन्योर्स भी जंगली जानवरों के तहफ्फुज़ और इको टूरिज्म के लिए नए नए इनोवेशन सामने ला रहे हैं। उत्तराखंड के रुड़की में रोटोर प्रिसिशन ग्रुप ने वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट इंडिया के इश्तराक से ऐसा ड्रोन तैयार किया है जिससे केन दरिया में मगरमच्छों पर नजर रखने में मदद मिल रही है। इसी तरह बेंगलुरु की एक कंपनी ने बघीरा और गरुड़ा नाम का ऐप तैयार किया है। बघीरा ऐप से जंगल सफारी के दौरान गाड़ी की स्पीड और दूसरी सरगर्मियों पर नजर रखी जा सकती है। मुल्क के कई टाइगर रिजर्व में इसका इस्तेमाल हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर मबनी गरुड़ा ऐप को किसी सीसीटीवी से कनेक्ट करने पर रियल टाइम अलर्ट मिलने लगता है। जंगली जानवरों के तहफ्फुज़ की सिमत इस तरह की हर कोशिश से हमारे मुल्क का हयातियाती तनव्वुर और मुस्तहकम हो रहा है। साथियों, भारत में तो फितरत के साथ हम आहंगी हमारी सकाफत का अटूट हिस्सा रहा है। हम हजारों वर्षों से फितरत और जंगली जानवरों के साथ बकाया बाहम के जज्बे से रहते आए हैं। अगर आप कभी महाराष्ट्र के मेलघाट टाइगर रिजर्व जाएंगे तो वहां खुद ही इसका एहसास करेंगे। इस टाइगर रिजर्व के पास खटकली गांव में रहने वाले कबायली कुनबों ने सरकार की मदद से अपने घर को होम स्टे में बदल दिया है। ये उनकी आमदनी का बहुत बड़ा वसीला बन रहा है। इसी गांव में रहने वाले कुरकू कबीले के प्रकाश जामकर जी ने अपनी 2 हेक्टेयर जमीन पर 7 कमरों वाला होम स्टे तैयार किया है। उनके यहाँ क़याम करने वाले सयाहों के खाने पीने का इंतजाम उनके अरकान खानदान ही करते हैं। अपने घर के आसपास उन्होंने दवाएं तैयार करने के काम आने वाले पौधों के साथ आम और कॉफी के दरख्त भी लगाए हैं। इससे सयाहों के लिए कशिश में तो इजाफा हुआ ही, दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए मौके दस्तयाब हुए हैं। मेरे अजीज हमवतनों, जब मवेशी परवरी की बात करते हैं तो अक्सर गाय भैंस तक ही रुक जाते हैं, लेकिन बकरी भी तो एक अहम जानवर है जिसकी इतनी बात नहीं होती। मुल्क के अलग अलग इलाकों में कई लोग बकरी पालने के काम से भी वाबस्ता हैं। उड़ीसा के कालाहांडी में बकरियों का पालना गांव के लोगों की रोजी रोटी के साथ साथ उनके मयार जिंदगी को बेहतर बनाने का भी एक बड़ा वसीला बन रहा है। इस कोशिश के पीछे जयंती महापात्रा जी और उनके शौहर बीरेन साहू जी का एक बड़ा फैसला है। ये दोनों बेंगलुरु में मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स थे, लेकिन इन्होंने ब्रेक लेकर कालाहांडी के साले भाटा गांव आने का फैसला किया। ये लोग कुछ ऐसा करना चाहते थे जिससे यहाँ के गांव वालों के मसाइल का हल भी निकल आए, साथ ही वो बाख्तियार भी बन जाएं। खिदमत और लगन से सरशार अपनी इसी तर्ज फिक्र के साथ उन्होंने मनिकास्तु एग्रो कायम किया और किसानों के साथ काम शुरू कर दिया। जयंती जी और बीरेन जी ने यहाँ एक दिलचस्प मनिकास्तु गोट बैंक भी खोला है। वो इज्तिमाई सतह पर बकरियों को पालने का काम को बढ़ावा दे रहे हैं। उनके गोट फार्म में दर्जनों बकरियां हैं। मनिकास्तु गोट बैंक ने किसानों के लिए एक पूरा सिस्टम तैयार किया है। इसके जरिए किसानों को 24 महीने के लिए 2 बकरियां दी जाती हैं। 2 साल में बकरियां 9 से 10 बच्चों को जन्म देती हैं। इनमें से 6 बच्चों को बैंक अपने पास रखता है। बाकी बकरियां
उसी कुनबे को दे दी जाती हैं जो बकरियां पालने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, बकरियों की देखभाल के लिए जरूरी खिदमात भी फराहम की जाती हैं। आज 50 गांव के 1000 से ज्यादा किसान इन दोनों के साथ वाबस्ता हैं। उनकी मदद से गांव के लोग मवेशी परवरी के शोबे में खुद किफालत की जानिब बढ़ रहे हैं। मुझे देखकर बहुत अच्छा लगता है कि मुख्तलिफ शोबों में कामयाब प्रोफेशनल्स छोटे किसानों को बाख्तियार बनाने और खुद कफील बनाने के लिए नए नए तरीके इख्तियार कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश हर एक को तरगीब देने वाली है। मेरे अजीज हमवतनों, हमारी सकाफत का दर्स है परमार्थ परमो धर्म, यानी दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ा फर्ज है। इसी जज्बे पर चलते हुए हमारे मुल्क में बेशुमार लोग बेलौस जज्बे से दूसरों की खिदमत करने में अपनी जिंदगी वक्फ कर देते हैं। ऐसे एक शख्स हैं बिहार में भोजपुर के भीम सिंह भवेश जी। अपने खित्ते की मुसहर जात के लोगों में इनके कामों का बहुत चर्चा है, इसलिए मुझे लगा कि क्यों ना आज उनके बारे में भी आपसे बात की जाए। बिहार में मुसहर एक बहुत ज्यादा महरूम बिरादरी रही है, बहुत गरीब बिरादरी रही है। भीम सिंह भवेश जी ने इस बिरादरी के बच्चों की तालीम पर अपना फोकस किया है ताकि उनका मुस्तकबिल रोशन हो सके। उन्होंने मुसहर जात के तकरीबन 8000 बच्चों का स्कूल में दाखिला कराया है। उन्होंने एक बड़ी लाइब्रेरी भी बनवाई है जिससे बच्चों को पढ़ाई लिखाई की बेहतर सहूलियात मिल रही हैं। भीम सिंह जी अपनी बिरादरी के लोगों के ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में, उनके फॉर्म भरने में भी मदद करते हैं। इससे ज़रूरी वसाइल तक गांव के लोगों की रिसाई मजीद बेहतर हुई है। लोगों की सेहत बेहतर हो, इसके लिए उन्होंने 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप लगवाए हैं। जब कोरोना का बहरान मंडरा रहा था, तब भीम सिंह जी ने अपने इलाके में लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए भी बहुत हौसला अफजाई की। मुल्क के अलग अलग हिस्सों में भीम सिंह भवेश जी जैसे कई लोग हैं जो माशरे में ऐसे कई नेक कामों से वाबस्ता हैं। एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते हम इसी तरह अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे तो एक बाख्तियार मुल्क की तामीर में बहुत ही मददगार साबित होगा। मेरे अजीज हमवतनों, भारत की खूबसूरती यहाँ की गुनागूनियत और हमारी सकाफत के अलग अलग रंगों में भी पिन्हा है। मुझे देखकर अच्छा लगता है कि कितने ही लोग बिलौस जज्बे से हिंदुस्तानी सकाफत को महफूज रखने और इसे सजाने संवारने की कोशिशों में मसरूफ हैं। आपको ऐसे लोग भारत के हर हिस्से में मिल जाएंगे। इनमें से बड़ी तादाद उन लोगों की भी है जो ज़बान के शोबे में काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गांदरबल के मोहम्मद मान शाह जी पिछली 3 दहाइयों से गुजरी ज़बान को महफूज रखने की कोशिशों में लगे हुए हैं। वो गुजर बकरवाल बिरादरी से आते हैं जो कि कबायली बिरादरी है। उन्हें बचपन में पढ़ाई के लिए सख्त मेहनत करना पड़ी थी। वो रोज़ाना 20 किलोमीटर का फासला पैदल तय करते थे। इस तरह की चैलेंजों के तनाजुर में उन्होंने मास्टर्स की डिग्री हासिल की और ऐसे में ही उनका अपनी ज़बान को महफूज रखने का अज़्म पुख्ता हुआ। अदब के शोबे में मान शाह जी के कामों का दायरा इतना वसी है कि इसे तकरीबन 50 जिल्दों में रखा गया है। इनमें नज़में और लोकगीत भी शामिल हैं। उन्होंने कई किताबों का तर्जुमा गोजरी ज़बान में किया है। साथियों, अरुणाचल प्रदेश में ट्रप के बंगवंग लोसू जी एक टीचर हैं। उन्होंने वांचो ज़बान की तशहीर में अहम रोल अदा किया है। ये ज़बान अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और आसाम के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। उन्होंने एक लैंग्वेज स्कूल बनवाने का काम किया है। वांचो ज़बान का एक रस्मुल ख़त भी तैयार किया गया है। वो आने वाली नस्लों को भी वांचो ज़बान सिखा रहे हैं ताकि इसे मादूम होने से बचाया जा सके। साथियों, हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो नगमों और रक़्स के ज़रिए अपनी सकाफत और ज़बान को महफूज रखने में मसरूफ़ हैं। कर्नाटक के वेंकप्पा अंबाजी सुगेतकर की ज़िंदगी भी इस मामले में निहायत बाइसे तहरीक है। यहाँ के बागलकोट के रहने वाले सुगेतकर जी एक लोक गायक हैं। उन्होंने 1000 से ज़्यादा गोंधली नगमे गाए हैं। साथ ही ज़बान में कहानियों की भी भरपूर अंदाज से तरवीज व तशहीर की है। उन्होंने किसी तरह की फीस लिए बगैर सैकड़ों तलबा को ट्रेनिंग भी दी है। हिंदुस्तान में जोश और वलवले से सरशार ऐसे लोगों की कमी नहीं जो हमारी सकाफत को लगातार मुस्तहकम बना रहे हैं। आप भी इनसे तहरीक लीजिए, कुछ अपना करने की कोशिश करिए, आपको बहुत इत्मीनान का एहसास होगा। मेरे अजीज हमवतनों, 2 दिन पहले मैं वाराणसी में था और वहां मैंने एक बहुत ही शानदार फोटो नुमाइश देखी। काशी और आसपास के नौजवानों ने कैमरे पर जो मोमेंट कैप्चर किए हैं वो हैरत अंगेज हैं।
इसमें कई फोटोग्राफ ऐसे हैं जो मोबाइल कैमरे से खींचे गए हैं। वाकई आज जिसके पास मोबाइल है वो एक कंटेंट क्रिएटर बन गया है। लोगों को अपना हुनर और सलाहियत दिखाने में सोशल मीडिया ने भी बहुत मदद की है। हिंदुस्तान के हमारे नौजवान साथी कंटेंट क्रिएशन के इस शोबे में कमाल कर रहे हैं। वह कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, आपको अलग अलग मौज़ूआत पर अलग अलग कंटेंट शेयर करते हमारे नौजवान साथी मिल ही जाएंगे। टूरिज्म हो, सोशल कॉज हो, पब्लिक पार्टिसिपेशन हो या फिर बाई से तरगीब जिंदगी का सफर, इनसे वाबस्ता तरह तरह के कंटेंट सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। कंटेंट क्रिएट कर रहे मुल्क के नौजवानों की आवाज़ आज बहुत मौसर बन चुकी है। उनकी सलाहियत को तस्लीम करने के लिए मुल्क में नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का सिलसिला शुरू किया गया है। इसके तहत मुख्तलिफ कैटेगरीज में उन चेंज मेकर्स की इज्जत अफजाई करने की तैयारी की जा रही है जो समाजी तब्दीली की मौसर आवाज़ बनने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये कॉन्टेस्ट MyGov पर चल रहा है और मैं कंटेंट क्रिएटर्स को इससे मुंसलिक होने की अपील करूंगा। आप भी अगर ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट क्रिएटर्स को जानते हो तो उन्हें नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड के लिए ज़रूर नॉमिनेट करें। मेरे अजीज हमवतनों, मुझे इस बात की खुशी है कि कुछ दिन पहले ही इंतखाबी कमीशन ने एक और मुहिम का आगाज़ किया है, मेरा पहला वोट मुल्क के लिए। इसके जरिए खासतौर से फर्स्ट टाइम वोटर्स से ज़्यादा तादाद में वोट डालने की अपील की गई है। हिंदुस्तान को जोश और तवानाई से सरशार अपने नौजवानों की ताकत पर फख्र है। हमारे नौजवान साथी इंतखाबी अमल में जितना ज़्यादा शामिल होंगे, इसके नतीजे मुल्क के लिए उतने ही मुफीद साबित होंगे। मैं भी फर्स्ट टाइम वोटर्स से अपील करूंगा कि वो रिकॉर्ड तादाद में वोट दें। 18 साल का होने के बाद आपको 18वीं लोकसभा के लिए मेंबर मुंतखब करने का मौका मिल रहा है। यानी ये 18वीं लोकसभा भी नौजवानों की उमंगों की अलामत होगी। इसलिए आपके वोट की अहमियत और बढ़ गई है। आम इंतखाबात की इस हलचल के तनाजुर में आप नौजवान न सिर्फ सियासी सरगर्मियों का हिस्सा बनिए, बल्कि इस दौरान बहस व मुबाहिसे के मामले में भी बाशऊर बने रहिए और याद रखिएगा, मेरा पहला वोट मुल्क के लिए। मैं मुल्क के इन्फ्लुएंसर्स से भी अपील करूंगा, वह खेल के मैदान से हों, फिल्म सनत से हों, अदब के मैदान से हों, दूसरे प्रोफेशनल्स हों या हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब के इन्फ्लुएंसर्स, वो भी इस मुहिम में सरगर्मी के साथ हिस्सा लें और हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स को मोटिवेट करें। साथियों, मन की बात के इस एपिसोड में मेरे साथ इतना ही। मुल्क में लोकसभा इंतखाबात का माहौल है और जैसा कि पिछली बार हुआ था, इम्कान है कि मार्च के महीने में चुनाव से मुताल्लिक ज़ाब्ता अमल नाफिज हो जाएगा। ये मन की बात की बहुत बड़ी कामयाबी है कि गुज़िश्ता 110 एपिसोड में हमने इसे सरकार के साए से भी दूर रखा है। मन की बात में मुल्क की इज्तिमाई ताकत की बात होती है, मुल्क की कामयाबी की बात होती है। एक तरह से अवाम का अवाम के लिए अवाम के जरिए तैयार होने वाला प्रोग्राम है। लेकिन फिर भी सियासी वक़ार पर कारबंद रहते हुए लोकसभा इंतखाबात के इन दिनों में अब अगले 3 महीने मन की बात प्रोग्राम नश्र नहीं होगा। अब जब आपसे मन की बात में गुफ्तगू होगी तो वो मन की बात का 111वां एपिसोड होगा। अगली बार मन की बात की शुरुआत 111 के शुभ हिंसों से होगी, तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। लेकिन साथियों, आपको मेरा एक काम करते रहना है। मन की बात में ख्वाह 3 महीने का वक्फा आ रहा हो, लेकिन मुल्क की कामयाबियां तो नहीं रुकेंगी। इसलिए आप मन की बात हैशटैग के साथ माशरे की कामयाबियों को, मुल्क की कामयाबियों को सोशल मीडिया पर डालते रहें। कुछ अरसे पहले एक नौजवान ने मुझे एक अच्छी तजवीज़ दी थी। तजवीज़ ये कि मन की बात के अब तक के एपिसोड में से छोटे छोटे वीडियो यूट्यूब शॉर्ट्स की शक्ल में शेयर करना चाहिए। इसलिए मैं मन की बात के सामीन से अपील करूंगा कि ऐसे शॉर्ट्स को खूब शेयर करें। साथियों, जब अगली बार आपसे बात होगी तो फिर नई तवानाई, नई जानकारियों के साथ आपसे मिलूंगा। आप अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।